हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। तो अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इंपॉर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग एससीईआरटी क्लास 9th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर 7 शांति के प्रयास को पढ़ेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है इसे लाइक, शेयर और कमेंट भी करिए। तो शांति के प्रयास। राष्ट्रसंघ लीग ऑफ नेशन प्रथम विश्व युद्ध 1918 ईस्वी में समाप्त हुआ, परंतु इस युद्ध की विभीषिका से उत्पन्न समस्याएं विजित राष्ट्रों के साथ साथ संपूर्ण विश्व के लिए चुनौती भरी थी। युद्ध के उपरांत संसार के सभी नेताओं की इच्छा थी कि विश्व में शांति की स्थापना हो। यद्यपि इस समय तक यूरोप में किसी ऐसी प्रभावशाली संस्था का अभाव था जो पारस्परिक वार्तालाप के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों के झगड़ों का समाधान कर युद्ध को टालने का सार्थक प्रयास करती। अतः युद्ध के आरंभ से ही इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन हो, परंतु युद्ध के तनाव भरे माहौल में यह संभव नहीं था। अतः 1919 ईस्वी में युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में राष्ट्रसंघ की स्थापना की नींव पड़ी। इसका मुख्य श्रेय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को जाता है, जिन्होंने अपने 14 सूत्री प्रस्तावों में किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की अनिवार्यता पर बल दिया। अंततः विभिन्न योजनाओं को मिलाकर 10 जून 1920 को राष्ट्रसंघ लीग ऑफ नेशन अस्तित्व में आया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि अमेरिका के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, उन्होंने अपने 14 सूत्री प्रस्ताव में किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना को अनिवार्यता पर बल दिया था और इसी योजना का परिणाम यह था कि 10 जून 1920 को राष्ट्रसंघ का निर्माण हुआ। तो इस राष्ट्रसंघ के क्या क्या उद्देश्य थे कि राष्ट्रसंघ की स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना तथा युद्ध से उत्पन्न समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान करना था। इसी के निमित्त राष्ट्रसंघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीयता के प्रति विश्वास पैदा करने तथा युद्ध के पूर्व एवं बाद में की गई संधियों को लागू करवाने का प्रयास किया गया। युद्ध जनित आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं को दूर करना भी राष्ट्रसंघ की प्राथमिकताओं में शामिल था। तो राष्ट्रसंघ के सदस्य राष्ट्र कौन थे? चूंकि इस संस्था की स्थापना युद्ध के उपरांत हुई थी, फलतः प्रथम में इसमें विजित अर्थात मित्र राष्ट्र फ्रांस, इंग्लैंड और रसिया आदि थे तथा युद्ध के दौरान तटस्थ रहने वाले कुछ राज्य ही शामिल थे, जिनकी संख्या करीब 31 के करीब थी। बाद में इसकी सदस्यों की संख्या 60 हो गई और राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक था कि वह देश स्वतंत्र हो तथा प्रभुत्व संपन्न हो तथा राष्ट्रसंघ के 2/3 सदस्य उसे संघ में शामिल करने पर सहमत हो। तो राष्ट्रसभा के अंग क्या क्या थे कि राष्ट्रसभा की प्रथम धारा में सदस्य राष्ट्रों की सूची एवं दूसरी धारा में इसके 3 प्रमुख अंगों की चर्चा थी। तो पहला क्या था कि व्यवस्थापिका सभा, जिसे असेंबली कहते हैं। दूसरा था परिषद, जिसे काउंसिल कहते हैं, और सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। तो 3 जो है इसके प्रमुख अंग, जिसे पूछा जाता है अक्सर कि क्या क्या थी। तो पहला था कि व्यवस्थापिका सभा, असेंबली, परिषद, काउंसिल, सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। नेक्स्ट क्या है कि इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आदि भी प्रमुख अंग थे। राष्ट्रसंघ के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए विविध आयोग जैसे संरक्षण आयोग और सैनिक आयोग आदि भी थे। तो व्यवस्थापिका सभा क्या है इसके बारे में जानते हैं कि यह राष्ट्रसंघ की प्रतिनिधि सभा थी, जिसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधि उपस्थित रहते थे। प्रत्येक राष्ट्र को एक वोट देने का अधिकार था। सदन के कार्य करने की भाषा फ्रेंच तथा इंग्लिश थी। इसके कार्यों के अंतर्गत नए राष्ट्रों को सदस्यता प्रदान करना, राष्ट्रसंघ के विधान की समीक्षा तथा संशोधन करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों एवं महासचिव की नियुक्ति पर अंतिम अनुमोदन करना आदि था। असेंबली किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करती थी, यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय मसले पर वाद विवाद एवं विचार विमर्श होता रहता था। सभी निर्णय प्रस्ताव पारित कर बहुमत से लिए जाते थे। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है कि जो व्यवस्थापिका सभा थी उसकी जो भाषा थी, लैंग्वेज थी, क्या क्या थी? फ्रेंच तथा इंग्लिश। इसके कार्यों के अंतर्गत थे कि नए राष्ट्रों को सदस्यता प्रदान करना, राष्ट्रसंघ की विधान की समीक्षा करना, संशोधन करना तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों और महासचिव की नियुक्ति पर अंतिम अनुमोदन करना आदि था। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करती थी, यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर वाद विवाद एवं विचार विमर्श होते रहता था। अब परिषद का क्या काम था कि परिषद की जो थी इसकी भूमिका कार्यकारिणी परिषद के रूप में थी। इसमें 2 तरह के सदस्य होते थे, एक स्थायी, दूसरा अस्थायी। इंग्लैंड, फ्रांस, जापान तथा इटली इसके संस्थापक एवं स्थायी सदस्य थे। बाद में जर्मनी तथा रूस को भी इसमें स्थायी सदस्यता मिली। अस्थायी सदस्य के रूप में 9 छोटे छोटे राज्य थे। परिषद को व्यवस्थापिका सभा की तरह यह भी अधिकार थे कि वो राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों के अंतर्गत सभी विषयों पर विचार करे और कोई ठोस कदम उठाए। इस संदर्भ में उसकी कार्य एवं भूमिका असेंबली से भी अधिक प्रभावशाली थी। जर्मनी के सार तथा डांजिंग क्षेत्र, जिसमें अल्पसंख्यक निवास करते थे, के प्रशासन का कार्य युद्ध एवं शांति से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेना, सदस्यों को आदेश देना एवं महासचिव को मनोनीत करना आदि इसके प्रमुख कार्य है। तो
इसमें क्या था कि दो तरह के सदस्य होते थे कार्य करने में, एक स्थायी और दूसरा अस्थायी। स्थायी में कौन कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस, जापान तथा इटली इसके संस्थापक एवं स्थायी सदस्य थे। और बाद में जर्मनी तथा रूस को भी इसमें सदस्यता मिली। और अस्थायी सदस्य के रूप में 9 छोटे छोटे राज्य थे। हम सोचेंगे कि अमेरिका क्यों नहीं था इसमें, क्योंकि उसी ने इस प्रस्ताव दिया था। तो इसमें क्या है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अमेरिका इसके संस्थापक सदस्यों में था, परंतु इसने इसकी सदस्यता स्वीकार नहीं की। इस प्रकार प्रारंभ में 4 स्थायी सदस्य रहे, जिसका बाद में विस्तार हुआ। सचिवालय। राष्ट्रसंघ के प्रशासकीय कार्यों के लिए एक सचिवालय कायम किया गया था, जिसका प्रधान कार्यालय जेनेवा में था। इसके अंतर्गत 12 विभाग थे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक मसलों पर कार्य करती थी। ये उन सभी संधियों का पंजीकरण एवं मसविदा तैयार करती थी, जिसका संबंध राष्ट्रसंघ के सदस्य राष्ट्रों से होता है। तो सचिवालय जो था, उसका प्रधान कार्यालय कहाँ पे था? इसका जेनेवा में था। और इसके अंदर कितने विभाग थे? डिपार्टमेंट थे 12 डिपार्टमेंट, 12 विभाग थे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आर्थिक, राजनीतिक एवं कूटनीतिक मसलों पर कार्य करती थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक एवं कूटनीतिक झगड़ों एवं विवादों का निपटारा करना था, जिसका मुख्यालय हॉलैंड, आधुनिक नीदरलैंड के बाहर एक शहर हेग में स्थापित किया गया था। यह असेंबली को महत्वपूर्ण मसलों पर राय तथा राष्ट्रसंघ के विभिन्न विधानों की व्याख्या भी करती थी, परंतु इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं थे। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर था, मुख्यालय था, वो कहाँ था? हॉलैंड के एक शहर हेग में था। हॉलैंड का ही नाम परिवर्तित होकर अभी नीदरलैंड बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। प्रथम विश्व युद्ध का काल 1914 से 1918 यूरोप में समाजवादी तथा मजदूर आंदोलन के विकास का काल था, क्योंकि युद्ध में अधिशेष उत्पादन की आवश्यकता ने औद्योगिक श्रमिकों की महत्ता को बढ़ा दिया। इसे 1917 की रूसी क्रांति, जिसे बोल्शेविक क्रांति से भी बल मिला। इस तरह यूरोपीय देशों में मजदूरों की दयनीय और आर्थिक सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। अतएव युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में मजदूरों के हितों की देखरेख तथा उनकी दशा सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय जेनेवा में था। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ था? जेनेवा में था। राष्ट्रसंघ द्वारा शांति के प्रयास। राष्ट्रसंघ की स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और परस्पर सहयोग था। यद्यपि यह कार्य मुख्यतः राजनीतिक गतिविधियों के अंग थे, तथापि इसके आर्थिक एवं सामाजिक पक्ष भी कम नहीं थे। राजनीतिक गतिविधि के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने, निशस्त्रीकरण एवं आक्रमणकारी राष्ट्रों पर अंकुश लगाने में भले ही राष्ट्रसंघ असफल रहा हो, परंतु युद्ध जनित समस्याओं को समाप्त करने में राष्ट्रसंघ की काफी सराहनीय भूमिका रही। इस संदर्भ में राष्ट्रसंघ ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। चूंकि राष्ट्रसंघ का प्रथम कार्य युद्ध की परिस्थिति को रोकना था, अतः प्रारंभिक छोटे मोटे झगड़ों को सुलझाने में राष्ट्रसंघ सफल रहा। अपने 10 से 15 वर्षों की छोटी अवधि में ही इसने लगभग 40 छोटे बड़े राजनीतिक झगड़ों की जांच कर अपना निर्णय दिया। इसमें राष्ट्रसंघ द्वारा समझौता, मध्यस्थता तथा अनुरोध की नीति का अवलंबन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में भूमिका। तो इस कार्य में राष्ट्रसंघ अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में भूमिका। इस कार्य में राष्ट्रसंघ के प्रयास सराहनीय एवं सफल कहे जा सकते हैं। जैसे 1920 में स्वीडन और फिनलैंड के मध्य उठे ऑकलैंड द्वीप विवाद, जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य उठे साइलेसिया विवाद तथा लिथुआनिया की राजधानी विल्ना को लेकर पोलैंड एवं लिथुआनिया के मध्य विवाद को सुलझाने में राष्ट्रसंघ सफल रहा। 1995 ईस्वी में यूनान और बुल्गारिया के मध्य शुरू हुए युद्ध में यूनान पर दबाव बनाकर राष्ट्रसंघ ने बाल्कन क्षेत्र में युद्ध के विस्तार को रोक लिया। यह राष्ट्रसंघ की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसी तरह पेरू द्वारा पड़ोसी राज्य कोलंबिया के नगर पर अधिकार को राष्ट्रसंघ ने अनुचित बताया। पुनः यह क्षेत्र कोलंबिया को वापस प्राप्त हुआ। उपयुक्त समस्याओं के समाधान में जनमत संग्रह एवं अंतर्राष्ट्रीय दबाव की नीति को अपनाया गया। तो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट है कि 1920 में स्वीडन और फिनलैंड के मध्य उठे ऑकलैंड द्वीप विवाद, जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य उठे साइलेसिया विवाद और लिथुआनिया की राजधानी विल्ना को लेकर पोलैंड एवं लिथुआना के मध्य विवाद को सुलझाने में राष्ट्रसंघ सफल रहा। एक और काम किया था इसने 1995 ईस्वी में यूनान और बुल्गारिया के मध्य शुरू हुए युद्ध में यूनान पर दबाव बनाकर राष्ट्रसंघ ने बाल्कन क्षेत्र में युद्ध के विस्तार को रोक लिया। यह भी राष्ट्रसंघ की एक बड़ी उपलब्धि थी। पेरू तथा पड़ोसी राज्य कोलंबिया के नगर पर अधिकार को राष्ट्रसंघ ने अनुचित बताया और पुनः यह क्षेत्र कोलंबिया को वापस प्राप्त हुआ। यह भी राष्ट्रसंघ का काम था। यहाँ पे कि परंतु अनेक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर राष्ट्रसंघ की प्रभावहीन भूमिका ने महत्वाकांक्षी राष्ट्रों को बल मिला। जैसे 1931 में जापान की साम्राज्यवादी नीति का शिकार चीन बना और राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप के बावजूद भी चीन के प्राप्त मंचूरिया से जापान ने अपने सैनिक वापस नहीं बुलाए। मंचूरिया संकट की असफलता से इटली के तानाशाह मुसोलिनी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को बल मिला और इसी क्रम में उसने अफ्रीकी देश अबिसिनिया पर आक्रमण कर उसे अपने क्षेत्र में मिला लिया।
अबिसिनिया के विरोध करने पर राष्ट्रसंघ ने इटली पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए, परंतु इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इससे राष्ट्रसंघ की कमजोरी उजागर हुई। फलस्वरूप छोटे छोटे राष्ट्रों का भी विश्वास राष्ट्रसंघ से उठने लगा। अबिसिनिया में मुसोलिनी की विजय से प्रोत्साहित होकर इटली ने वर्साई की संधि की अवहेलना करनी शुरू कर दी। 1938 में उसने चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया और 1 सितंबर 1939 को जैसे ही पोलैंड पर आक्रमण किया, द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1 सितंबर 1939। 1936 ईस्वी के स्पेनिश गृह युद्ध में हिटलर तथा मुसोलिनी के हस्तक्षेप से प्रजातंत्र के समर्थकों का पराजय हुआ। इस हस्तक्षेप को राष्ट्रसंघ ने असहाय बनकर देखा। यह प्रजातंत्र के आदर्शों पर कुठाराघात था, जिससे अधिनायकवाद के नेतृत्व में युद्धोन्माद कायम हुआ। इसके अतिरिक्त यूनान इटली संघर्ष में इंग्लैंड तथा फ्रांस जैसे शक्तिशाली राष्ट्र खुलकर इटली के समर्थन में आ गया। शक्तिशाली राष्ट्रों की विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर हस्तक्षेप की नीति ने राष्ट्रसंघ की प्रासंगिकता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। यद्यपि 1932 ईस्वी में निशस्त्रीकरण सम्मेलन की असफलता में जर्मनी तथा फ्रांस की सैन्य प्रतिस्पर्धा जिम्मेवार थी, परंतु इसे सफल बनाने में राष्ट्रसंघ ने भी कोई सार्थक प्रयास नहीं किया। इस तरह अन्य राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को भी सुलझाने में राष्ट्रसंघ असफल रहा और इस असफलता ने अंततः द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों को जन्म दिया। राष्ट्रसंघ ने महामारियों एवं भीषण संक्रामक रोगों को रोकने में भी काफी सफलता प्राप्त की। युद्ध से ग्रसित यूरोप को कई राष्ट्रों की आर्थिक दशा सुधारने में राष्ट्रसंघ के विभिन्न संगठनों ने सहायता की। सामाजिक समस्याओं के निराकरण जैसे दास प्रथा को समाप्त करने, स्त्री के क्रय विक्रय को रोकने, अफीम के अनुचित प्रयोग को कम करने, अल्पसंख्यकों की रक्षा करने, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय के आधार पर सहयोग स्थापित करने में राष्ट्रसंघ ने अद्भुत सफलता प्राप्त की। राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अनेक प्रशंसनीय कार्य किए। उसने संसार के सभी मजदूरों के लिए अनेक प्रकार की सुविधा की व्यवस्था करवाई, उनके काम के घंटों और पारिश्रमिक को निश्चित करवाया। राष्ट्रसंघ की सबसे महत्वपूर्ण सफलता अंतर्राष्ट्रीय विधि को समुचित ढंग से नियमबद्ध करने की दिशा में योगदान देना था। तो यहाँ पे राष्ट्रसंघ की असफलता के क्या कारण थे कि राष्ट्रसंघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं परस्पर सहयोग का जो महान प्रयास था वो अल्पकाल में ही समाप्त हो गया, क्योंकि 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के महज 21 वर्ष बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। तो इसके क्या कारण थे कि तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसके व्यावहारिक सफलता बड़े एवं शक्तिशाली राष्ट्रों के सहयोग निर्भर करती थी, परंतु राष्ट्रसंघ प्रारंभ से ही इसके सहयोग से वंचित रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के अनवरत प्रयासों के फलस्वरूप राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी, परंतु बाद में अमेरिका स्वयं इसके सदस्य नहीं रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था से शक्तिशाली राष्ट्रों का अलगाव भी इसकी असफलता के कारण थे। जैसे प्रारंभ में इस संस्था की सक्रिय सदस्यता से सोवियत रूस को अलग रखा गया, परंतु हिटलर की महत्वाकांक्षी कार्यों से जब यूरोपीय राष्ट्र परेशान होने लगे तो शक्ति संतुलन के लिए सोवियत रूस को राष्ट्रसंघ में शामिल किया गया, परंतु तब तक राष्ट्रसंघ एक प्रभावहीन संस्था बन गई थी। 1925 के लोकार्नो संधि के माध्यम से जर्मनी को राष्ट्रसंघ में शामिल किया गया था। तो जर्मनी को राष्ट्रसंघ में कब शामिल किया गया था? जब 1925 में लोकार्नो की संधि हुई थी, परंतु उससे कभी वफादारी की उम्मीद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि राष्ट्रसंघ उस कठोर वर्साई की संधि का एक अभिन्न अंग था जिसको हिटलर ने मिटाने का संकल्प कर रखा था। इटली के तानाशाह शासक मुसोलिनी की फासिस्टवादी नीतियों को विश्व शांति में कतई विश्वास नहीं था। मुसोलिनी मानव सभ्यता की प्रगति के लिए युद्ध को आवश्यक मानता था और इस परिस्थिति में केवल ब्रिटेन और फ्रांस के सहयोग पर ही राष्ट्रसंघ की क्रियाशीलता निर्भर करती थी, परंतु उनकी इच्छा राष्ट्रसंघ की नीतियों एवं उद्देश्यों को सफल बनाना कम वरन साम्राज्यवादी एवं पूंजीवादी हितों को पूरा करना अधिक था, और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन्होंने राष्ट्रसंघ का दुरुपयोग भी किया। शक्तिशाली राष्ट्रों की निरंकुश एवं आक्रामक नीति ने राष्ट्रसंघ को कमजोर किया। जैसे अबिसिनिया पर इटली के आक्रमण का सभी राष्ट्रों ने विरोध किया तथा इटली पर आर्थिक प्रतिबंध की मांग की गई, परंतु मुसोलिनी की धमकी ने फ्रांस तथा इंग्लैंड को ऐसा करने से रोका। इससे राष्ट्रसंघ की निर्बलता स्पष्ट रूप से उजागर हुई। हिटलर की अवहेलनापूर्ण नीति का राष्ट्रसंघ में कोई विरोध नहीं हुआ और संघ के सदस्यों के मध्य परस्पर असहयोग की भावना ने हिटलर की आक्रमणकारी नीति को बल प्रदान किया गया। वस्तुतः हिटलर अपने प्रत्येक कदम की प्रतिक्रिया का अवलोकन करता था और इसका व्यापक प्रतिरोध न देकर साम्राज्य विस्तार करता रहा। 1929-30 की 20 आर्थिक मंदी ने सभी राष्ट्रों को अपने देश के आर्थिक हितों की ओर आकृष्ट किया। इससे उत्पन्न आर्थिक राष्ट्रवाद ने राष्ट्रसंघ के सिद्धांतों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और परस्पर सहयोग को अप्रासंगिक बना दिया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रसंघ की अपनी सेना का नहीं होना तथा राष्ट्रसंघ की दोषपूर्ण संविधान जिसके कारण उसके लगाए गए प्रतिबंध प्रभावी नहीं हो पाते थे, उसकी असफलता के कारण थे। अपनी सफलता और असफलता के आलोक में राष्ट्रसंघ का यदि मूल्यांकन किया जाए तो वो भले ही कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों में असफल रहा हो, परंतु उसने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सौहार्द की जो नई परंपरा का सूत्रपात किया वो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसने गुप्त कूटनीति के दुर्गुणों को दूर कर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक नया मार्ग दिखाया। आगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसी से प्राप्त अनुभव और परीक्षण का परिणाम था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित करने की आवश्यकता प्रथम विश्व युद्ध से अधिक महसूस की गई। यह युद्ध अधिक भयंकर और संहारक साबित हुआ, जिसमें आणविक हथियारों का भी प्रयोग हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पूर्व भी मित्र राष्ट्रों ने अपनी विजय की आशा रखकर पुनः एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करने का निश्चय किया जो राष्ट्रसंघ की भांति असमर्थ और त्रुटिपूर्ण न होकर पूरी तरह शक्तिशाली हो, ताकि विश्व शांति पर फिर से खतरा उत्पन्न न हो। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना इसी का परिणाम था। तो इसमें क्या क्या था इंपॉर्टेंट कि जेम्स पैलेस घोषणा हुई, कब हुई? 12 जून 1941, यानी 12 जून 1941 को। उसके बाद अटलांटिक चार्टर 14 अगस्त 1941, संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1 जनवरी 1942, मास्को घोषणा अक्टूबर 1943, तेहरान घोषणा दिसंबर 1943 एंड याल्टा सम्मेलन फरवरी 1944। और ये कहाँ हुई थी? यूएसएसआर में। इन घोषणाओं के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो यहाँ पे एक चित्र है कि फरवरी 1945 में याल्टा सम्मेलन में चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की पृष्ठभूमि और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन क्या था इसमें कि 1944 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित डमस्टैंड ओक्स नामक स्थान पर हुई बैठक में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई जिसमें से राष्ट्र संघ के बहुत से तत्व पाए जाने थे, परंतु साथ में कुछ ऐसे विचारों का समावेश भी किया गया जिसमें राष्ट्र संघ की त्रुटियों से सबक लिया जा सके। इसमें मित्र राष्ट्रों के सदस्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और रूस के प्रतिनिधि एकत्रित हुए। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में 25 अप्रैल 1945 को शुरू हुए सम्मेलन में इसके नए चार्टर को स्वीकार किया गया और 26 जून 1945 को भारत सहित 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि 1944 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित डमस्टैंड ओक्स, जगह का नाम क्या था? प्लेस नेम इज डमस्टैंड ओक्स नामक स्थान पर हुई बैठक में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई। उसमें क्या था कि ये राष्ट्र संघ में के सिद्धांत पर ही एक नया जो है संगठन बनाने का विचार किया गया। और इसमें क्या था कि मित्र राष्ट्रों के सदस्य जो थे अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और रूस के प्रतिनिधि एकत्रित हुए। और फाइनली अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में 25 अप्रैल 1945 को एक सम्मेलन शुरू हुआ और जिसमें नए चार्टर को स्वीकार किया गया। और 26 जून 1945 को भारत सहित 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने इस चार्टर में हस्ताक्षर किए और 24 अक्टूबर 1945 को इसके सभी शर्त स्वीकार कर लिए गए और इसी तिथि को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। तो उसका संयुक्त राष्ट्र संघ बनने की जो तिथि है, फाउंडेशन डेट क्या है? 24 अक्टूबर 1945। और अगर पूछे कि कब इसके जो चार्टर पे साइन किया गया था तो उसमें 26 जून 1945 को। और कितने कंट्रीज ने किया था? 50 कंट्रीज ने। और ये जो सम्मेलन था, कॉन्फ्रेंस, ये शुरू कब हुआ था? 25 अप्रैल 1945 को। कहाँ शुरू हुआ था? सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट है कि इसका नामकरण अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा किया गया और इसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ रखा गया। तो और इसका एक प्रतीक चिन्ह भी रखा गया, यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें जैतून की डालियों के बीच विश्व का मानचित्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या क्या थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य उसकी चार्टर की धाराओं में उल्लेखित है, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य निहित थे। पहला, शांति स्थापित करना, आक्रमण को रोकना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा। निर्णय और समानता के सिद्धांतों के आधार पर संसार के राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों को अधिक सुदृढ़ करना। विभिन्न राष्ट्रों के आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना एवं मानवीय अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति राष्ट्रों में सम्मान और प्रतिष्ठा की भावना उत्पन्न करना। संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ऐसा केंद्र बनाना जहां इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली कार्यवाही में तालमेल और सामंजस्य स्थापित किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत। उपयुक्त उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए घोषणा पत्र में कुछ सिद्धांत निर्धारित किए गए थे जो निम्न प्रकार है। राष्ट्रों की समानता के सिद्धांत पर यह संस्था आधारित रहेगी। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र चार्टर को स्वागत करेगा और उसका उल्लंघन नहीं करेगा। सभी सदस्य राष्ट्र अपने झगड़ों या विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। संस्था के सदस्य किसी अन्य राष्ट्र की स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता को आक्रमण के द्वारा या किसी भी तरह विनष्ट नहीं करेंगे। घोषणा पत्र के नियमों की अवहेलना करने वाले राष्ट्र को किसी भी सदस्य राष्ट्र द्वारा सहायता नहीं की जाएगी। अगर कोई गैर सदस्य राष्ट्र को शांति भंग करने का प्रयास करेगा तो संस्था उसके विरुद्ध कार्यवाही करेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट है कि राष्ट्रों की समानता के सिद्धांत पर यह संस्था आधारित रहेगी। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र चार्टर का स्वागत करेगा और इसका उल्लंघन नहीं करेगा। सभी सदस्य राष्ट्र अपने झगड़ों या विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। संस्था के सदस्य किसी अन्य राष्ट्र की स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता को आक्रमण के द्वारा या किसी भी तरह विनष्ट नहीं करेंगे। घोषणा पत्र के नियमों की अवहेलना करने वाले राष्ट्र को किसी भी सदस्य राष्ट्र के द्वारा सहायता नहीं की जाएगी। अगर कोई गैर सदस्य राष्ट्र शांति को भंग करने का प्रयास करेगा तो संस्था उसके विरुद्ध कार्यवाही करेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी।
और संयुक्त राष्ट्र संघ के उपयुक्त उद्देश्य एवं सिद्धांतों में विश्व शांति, सुरक्षा एवं सह अस्तित्व के भाव निहित है। यह निश्चित रूप से विश्व बंधुत्व एवं समानता कायम करने में सहायक है। विश्व के अधिकांश राष्ट्रों को इसके झंडे तले आना यह सिद्ध करता है कि इसके सिद्धांत का उद्देश्य आज भी उतने ही प्रासंगिक एवं विश्वसनीय है जितने कि इसकी स्थापना के समय थे। वर्तमान में इसके 192 सदस्य है। मॉन्टेनिग्रो इसका नवीनतम सदस्य है, जिसका 2006 में इसने इसकी सदस्यता ग्रहण की। तो अभी अगर पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने मेंबर्स है, कितने सदस्य है, तो वह है 192। और इसका जो लास्ट है ना कंट्री जिसने इसकी सदस्यता ली, मेंबरशिप ली, वो थी मॉन्टेनिग्रो, है ना। और कब लिया? 2006 में, 2006 में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग क्या क्या है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग है, जिसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं अन्य क्षेत्रों में योगदान करना है। ये प्रमुख अंग निम्नलिखित है। पहला क्या क्या है कि तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो राष्ट्र संघ था उसमें 3 अंग था उसका, और संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 है। तो क्या क्या है कि ये आम सभा है। संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख अंग, इसमें सभी सदस्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को मत देने एवं वाद विवाद में भाग लेने का अधिकार है। इसकी बैठक वर्ष में 1 बार होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रायः सभी महत्वपूर्ण कार्य इसी अंग के द्वारा संपादित होते हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रों को सदस्यता प्रदान करना एवं उनके निष्कासन, महासचिव का निर्वाचन एवं आर्थिक मुद्दों पर निर्णय के लिए जाते हैं। सुरक्षा परिषद राष्ट्र संघ की यह इकाई अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी है। राजनीतिक विषयों में सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का कार्यपालक अंग है। इसके 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो सुरक्षा परिषद में कौन कौन है कि 5 स्थायी सदस्य है और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य में कौन कौन है? अमेरिका है, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चाइना है। कौन कौन है? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चाइना। आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य से संबंधित मामलों पर अध्ययन करती है एवं इससे संबंधित विभिन्न सूचनाएं सुरक्षा परिषद के प्रार्थना पर उसे प्रदान करती है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के लिए इसके अलग अलग समूह कार्यरत है, जैसे यूनिसेफ, यूनेस्को, मानवाधिकार आयोग, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आदि। न्यास परिषद संयुक्त राष्ट्र का ये अंग उन प्रदेशों में जहां अभी तक पूर्ण स्वायत्त शासन नहीं है, उनके निवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यास का कार्य करती है। जैसे प्रशांत महासागर में स्थित माइक्रोनेशिया के 4 द्वीप समूह इसी संगठन के निर्देश पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के शासन में है। इस प्रकार इस संगठन के 4 उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देना, लोगों के स्वाशासन तथा स्वतंत्रता के क्रमिक विकास में सहायता करना और मानवीय अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आस्था को बढ़ाना और सामाजिक, आर्थिक और वाणिज्य संबंधी मामलों में समानता का व्यवहार करना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रमुख कानूनी संस्था है। इसकी स्थापना राष्ट्र संघ के तत्वावधान में हुई थी, जहां यह अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निर्णय करती थी। परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के साथ ही इसे न्याय के निमित्त सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रूप प्रदान किया, जिसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में सचिवालय का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसका मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महासचिव है। यह राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, जहां सदस्य राष्ट्रों के कर्मचारी के रूप में प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कौन कौन है? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी एवं स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली तथा वर्तमान महासचिव बान की मून है, जो दक्षिण कोरिया के हैं। अभी शायद चेंज हो गए हैं क्योंकि लेटेस्ट डेटा इस बुक में सब ओल्ड डेटा है। तभी कमेंट में बताइएगा कि कौन है लेटेस्ट। संयुक्त राष्ट्र की सफलताएं एवं असफलताएं। राजनीतिक तथा गैर राजनीतिक दोनों क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियां महान रही है। इन्हीं उपलब्धियों में इसकी सफलता एवं असफलता के तथ्य ढूंढे जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व में अनेक युद्ध की परिस्थितियों को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भले यह पूर्णतः सत्य न हो, परंतु इतना तो कहा ही जा सकता है कि इसकी भूमिका ने विश्व को तृतीय विश्व युद्ध के दरवाजे तक जाने से रोका है। इसने विवादों की उग्रता को कम करने एवं पारस्परिक वार्ता का मंच तैयार करने में सफल भूमिका निभाई है। इसके विभिन्न संस्थाओं ने विश्व के अविकसित, पिछड़े एवं विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विश्व में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने, जैसे पुनर्वास कार्य, संक्रामक बीमारियों को रोकने एवं आर्थिक क्षतिपूर्ति में संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चूंकि संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत एवं उद्देश्य में विश्व शांति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, इसलिए इस दिशा में संघ प्रयासरत है। इस संदर्भ में इसकी सफलताएं उल्लेखनीय हैं। एशिया के विभिन्न देशों के मध्य हो रहे अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने में संयुक्त राष्ट्र की सराहनीय भूमिका रही है। 1946 में संयुक्त राष्ट्र ने ईरान में अवैध रूप से रह रहे रूसी सैनिकों को हटने के लिए दबाव डाला। उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के मध्य चल रहे युद्ध को 1953 में रोकने में संयुक्त राष्ट्र संघ सफल रहा। 1956 में स्वेज नहर के मामले में वहां अंतर्राष्ट्रीय सेना को तैनात कर शांति स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1959 में लेबनान पर संकट आया तो संयुक्त राष्ट्र ने अपना दल भेजकर संकट को दूर करने का प्रयास किया। मध्य एशिया में फिलिस्तीन इजराइल का मुद्दा एक विकट रूप ले चुका था, जिसे संयुक्त राष्ट्र की सक्रिय भूमिका ने बहुत हद तक कम किया। साथ ही अरब राज्यों में होने वाले तनावों को भी कम करने में यह सफल रहा। 1988 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासचिव पेरेज द कुयार के प्रयत्नों से इराक ईरान के बीच 8 वर्षों से चल रहे युद्ध की समाप्ति हुई और इस क्षेत्र में शांति स्थापित हुई। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध बंद कराने हेतु संयुक्त राष्ट्र ने ठोस कदम उठाए और 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के प्रश्न को लेकर पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो सुरक्षा परिषद ने युद्धबंदी को आजाद कराने की दिशा में सफल प्रयास किया। अफ्रीका महादेश के यूरोपीय औपनिवेशिक नीति के कारण उन्हें स्वतंत्रता देने में काफी विवाद एवं समस्याएं सामने आई तो वहां गृहयुद्ध छिड़ गया। इन समस्याओं को हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वर्तमान समय में भी नाइजीरिया, अंगोला, सियरा लियोन आदि देशों में छिड़े गृहयुद्ध को रोकने में राष्ट्र संघ शांति सेना की भूमिका महत्वपूर्ण है। 1990 में इराक तथा कुवैत पर भी अधिकार को संयुक्त राष्ट्र ने अवैध ठहराया और 1991 में कुवैत को इराकी सेना से मुक्त कराया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताएं। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी राजनीतिक भूमिका से विश्व शांति कायम करने में अनेक सफलताएं हासिल की, परंतु यह बहुत सारे विवादों को सुलझाने में असफल भी रहा है। निःशस्त्रीकरण की दिशा में इसे अभी भी अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। अरब इजराइल युद्ध, फिलिस्तीन, नामीबिया की समस्या, दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद नीति, इराक समस्या, कश्मीर समस्या आदि दूर करने में असफल सिद्ध हुआ है। असफलता के कारण आर्थिक आत्मनिर्भरता का अभाव। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक क्रियाकलापों की पूर्ति उसके सदस्य राष्ट्रों को आर्थिक अंशदान द्वारा होती है। इस कारण संघ में जिस राष्ट्र का अधिक आर्थिक अंशदान होता है उसी का दबदबा बना रहता है। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में अवस्थित है और इसके खर्च के आधा हिस्से की जिम्मेवारी अमेरिका की है। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में अमेरिकी हस्तक्षेप जग जाहिर है। गुटबंदी। संयुक्त राष्ट्र संघ पर विभिन्न गुटों का प्रभाव रहा। इसके कारण अनेक मुद्दों पर इस कार्य करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। विकसित राष्ट्रों के गुट G8, सामरिक दृष्टि से शक्तिशाली गुट नाटो, सीटो, वार्सा आदि गुटों के प्रभाव ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्व को घटाया है। इसके राजनीतिक हस्तक्षेपों ने भी राष्ट्र संघ की असफलता को बढ़ाया है। सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय असंतुलन। सुरक्षा परिषद में भी महादेशों के प्रतिनिधि नहीं होने के कारण समस्याएं खड़ी होती है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्यों में से 3 देश यूरोप से आते हैं। वास्तव में अधिक समस्या अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशियाई देशों की है, जिसका प्रतिनिधि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में सिर्फ चीन को छोड़कर नहीं है। ज्ञातव्य है कि स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार वीटो प्राप्त है, जो किसी भी मुद्दे पर हस्तक्षेप का अंतिम उपाय है, जिसका शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रायः दुरुपयोग ही किया गया है। अब नेक्स्ट क्या है कि स्थायी सेना का अभाव। किसी भी आक्रमणकारी राष्ट्र को रोकने के लिए सेना की जरूरत होती है। दुर्भाग्यवश संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी सेना नहीं है। सुरक्षा परिषद द्वारा किसी भी देश के आक्रमणकारी घोषित करने पर सदस्य राष्ट्रों द्वारा सेना दिए जाने पर ही आक्रमणकारी को रोका जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि सदस्य राष्ट्र अपनी फौज देने से हिचकिचाते हैं, परंतु भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल्यों में पूर्ण आस्था रखते हुए अधिकाधिक बार अपने सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में भेजा है। औद्योगिक देशों की महत्वाकांक्षा। अब क्या है उनकी महत्वाकांक्षा कि साम्राज्यवाद का स्वरूप बदल रहा है। अब कोई देश सीधे आक्रमण नहीं वरन आर्थिक दबदबों के आधार पर अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। इसके कारण विश्व विकसित एवं विकासशील देशों के गुटों में बंट रहा है। विश्व व्यापार संगठन में हो रहे विवाद, तेल से संबंधित राजनीति, सेवा क्षेत्र में हो रहे विवाद जिसे आउटसोर्सिंग कहा जाता है आदि उदाहरण है इसके। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इन संस्थानों द्वारा विश्व में शांति के प्रयास निरर्थक नहीं रहे। यद्यपि कुछ मुद्दों पर यह असफल रहा हो, जो कि विवेच्य बिंदु है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने, उच्च श्रृंखल राष्ट्रों पर लगाम कसने और गैर राजनीतिक कार्यों में यह सफल रहा है। किसी भी संगठन की सफलता उसके सदस्यों की इच्छा शक्ति एवं दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। अतः आवश्यकता है कि उसके उद्देश्यों एवं सिद्धांतों को सफल बनाने की, तभी विश्व शांति के प्रयास सफल हो सकते हैं। तो आपने यह पूरा चैप्टर शांति के प्रयास को पढ़ा और इसमें राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका और उसके कारण, सफलता और असफलता के कारण को पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसमें आपको जो भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसे कमेंट करें। थैंक यू।